गुड मॉर्निंग गर्ल्स। सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर यूरोपीय देशों का भारत आगमन। भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर के मध्यकाल से ही यूरोपीय देशों के साथ जो संबंध रहे थे वे मुख्यतः व्यापारिक थे, परंतु उस समय तक समुद्री व्यापार ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि कुछ भौगोलिक कारणों की वजह से वह व्यापार केवल इटली के बंदरगाहों तक ही सीमित था। परंतु संपूर्ण यूरोपीय देशों के साथ व्यापार में जो मूल समस्याएं थी वह थी व्यापार को सुरक्षित रखना। परंतु 14वीं शताब्दी के बाद भारत का यूरोपीय देशों के साथ जो संबंध हुआ वह मुख्य रूप से व्यापारिक था, परंतु उन व्यापारिक संबंधों का प्रभाव 1947 तक रहा, क्योंकि यूरोपीय देशों ने अपने व्यापारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ उन यूरोपीय देशों ने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करना, जिसे हम उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक देशों के नाम से जानते हैं, वो भी उनका मूल उद्देश्य रहा था। परंतु मूल कारण क्या थे कि वे यूरोपीय देश भारत आए या पूर्वी देशों के साथ उन्होंने व्यापारिक संबंधों को स्थापित किया। आज हम उनके कारणों का अध्ययन करेंगे। कारणों में जो सबसे पहला कारण बनता है वो ये है कि स्थल व्यापार जो था वह असुरक्षित हो चुका था। मुख्य कारण ये था कि एक राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में न रहने के कारण धीरे धीरे व्यापारिक वर्गों के साथ जो लूटमार प्रारंभ हो चुकी थी, उसकी वजह से स्थलीय माल व्यापार असुरक्षित हो चुका था। लूटमार की वजह से, अत्यधिक करों की वजह से, जिसकी वजह से व्यापारिक क्षेत्र में गिरावट आ रही थी। दूसरा जो मूल कारण था वो ये था कि भूमध्य सागर के जो व्यापारिक मार्ग थे, जहाँ से यूरोप के साथ भारतीय क्षेत्रों के या एशियाई देशों के व्यापारी व्यापार किया करते थे, उनके ऊपर इटली के नगरों का नियंत्रण था। और इटली हम जानते हैं कि रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, जिसका उद्देश्य था कि केवल इटली के नगरों का विकास किया जाए। अन्य जो यूरोपीय देश थे जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, ये जो देश थे ये व्यापारिक दृष्टिकोण से अभी तक असुरक्षित थे और असंगठित थे। उसका कारण ये था कि इन्हें भारतीय क्षेत्रों के साथ या पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए किसी भी प्रकार का बंदरगाह या मार्ग की जानकारी नहीं थी। अन्य कारणों में पुनर्जागरण का जो प्रभाव रहा यूरोप महाद्वीप में, जिसकी वजह से पुनर्जागरण को सफल बनाने के लिए यूरोपीय देशों में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, और राष्ट्रीय राज्यों के उदय के साथ ही राज्यों के संगठन के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। उस धन को प्राप्त करने का मुख्य तरीका था व्यापार किया जाए, परंतु वह व्यापार उपनिवेशों के पार या महाद्वीप के पार जाकर के व्यापार किया जाए और उस व्यापार के द्वारा राष्ट्रीय राज्यों को संगठित किया जाए, धन को इकट्ठा किया जाए, और उस धन के द्वारा यूरोपीय देश स्वयं को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण था इंग्लैंड। व्यापारिक कंपनियों के समूह ने भारतीय क्षेत्रों के साथ व्यापार किया। लंबे समय तक उनका आर्थिक शोषण किया गया, भौगोलिक शोषण किया गया। बाद में जब उन्हें स्थितियाँ परिपक्व लगी तो उन्होंने भारत में अपने उपनिवेशों की स्थापना की। तो पुनर्जागरण का जो मूल कारण था कि उसके लिए धन की आवश्यकता होना, और धन को प्राप्त करने के लिए एक ही तरीका था, व्यापार किया जाए, जिसे यूरोप महाद्वीप में वाणिज्यवाद, वणिकवाद व व्यापारवाद के नाम से जाना जाता है। इन तरीकों की वजह से धीरे धीरे यूरोपीय देशों के निवासियों में, वहाँ के शासकों में राष्ट्रीय राज्यों को संगठित करने के लिए धन की आवश्यकता, और धन को प्राप्त करने के लिए उन्होंने महाद्वीप से पार जाकर व्यापार को महत्व दिया, और व्यापार के द्वारा ही उन्होंने अपनी राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना प्रारंभ किया, जिसे हम उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। तो यूरोपीय देशों में अगर हम बात करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसके 3 चरण होते हैं। पहला पुनर्जागरण, वाणिज्यवाद, और वाणिज्यवाद के बाद महाद्वीपों से पार जा कर के यूरोपीय देशों ने जिन अन्य महाद्वीपों के देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, उन्हें अपने व्यापारिक उद्देश्य या आर्थिक उद्देश्यों के लिए लंबे समय तक अपने नियंत्रण या अपने उपनिवेशों में रखा, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक व राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। इसके साथ जो मूल कारण था वो थी यूरोपीय देशों की आवश्यकताएं पुनर्जागरण से बढ़ी। पुनर्जागरण की वजह से उन्हें अपने आप को
शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें यह लगा कि हम अपने व्यापार के द्वारा स्वयं को शक्तिशाली बनाएं। व्यापार के लिए उन्होंने वाणिज्यवादी विचारधारा को स्थापित किया, और वाणिज्यवादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए जो प्रारंभिक प्रयास किए गए थे वो इंग्लैंड व फ्रांस के द्वारा किए गए। प्रयोग उन्होंने एशियाई देशों के साथ किया। यूरोपीय देशों ने अपनी आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो व्यापारवादी विचारधारा जो स्थापित की थी उसे हम उपनिवेशवाद के नाम से भी जानते हैं। परंतु इसकी शुरुआत जो हुई, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा था, शुरुआत का मुख्य जो कारण था वह था यूरोप महाद्वीप से अन्य महाद्वीप में जाने वाले नए समुद्री मार्गों की खोज। और उसकी शुरुआत हुई यूरोप के स्पेन और पुर्तगाल देश थे, जो समुद्र किनारे स्थित देश थे, और यहाँ के नाविकों ने अपने शासकों के प्रयासों से, सहयोग से यूरोप महाद्वीप से अन्य महाद्वीप जैसे अमेरिका महाद्वीप, अज्ञात द्वीप या रेड इंडियंस का क्षेत्र जिसे कहा जाता है, और दूसरा यूरोप महाद्वीप से पूर्व की ओर एशियाई देश भारत जाने वाले नए समुद्री मार्गों की खोज के द्वारा पूरे विश्व इतिहास में इन नए समुद्री मार्गों की खोज से एक नई आर्थिक विचारधारा प्रारंभ हुई, जिसे हम उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। भारतीय देशों के साथ अगर हम बात करते हैं कि भारत में यूरोपीय देशों का प्रभाव क्या रहा, तो उद्देश्य था केवल व्यापारिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। यूरोपीय देशों ने उसको समुद्री मार्ग के द्वारा प्राप्त किया। जैसे कारणों में अगर हम बात करें कि नए समुद्री मार्गों की खोज से यूरोप महाद्वीप से अमेरिकी महाद्वीप, अज्ञात महाद्वीप, रेड इंडियंस के क्षेत्र तक जाने के लिए, और यूरोप महाद्वीप से पूर्वी एशियाई देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, और अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का तात्पर्य होता है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने वाली व्यापारिक कंपनियां, जिनका मूल तात्पर्य था कि समुद्री मार्गों के द्वारा वे उन क्षेत्रों पर पहुँचे, और उन समुद्री मार्गों का उपयोग उन्होंने लंबे समय तक व्यापारिक कार्यों के लिए किया। पहला जो समुद्री मार्ग खोजा गया वह स्पेन के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा ढूंढा गया, जो 1492 में था, जिसने यूरोप से अमेरिकी महाद्वीप, अज्ञात महाद्वीप तक जाने वाले नए समुद्री मार्गों की खोज की। वैसे अगर हम देखें कि कोलंबस का ये जो कार्य था ये अज्ञानतावश था। वह निकला तो भारत की खोज के लिए था, परंतु कुमार अंतरिक्ष क्षेत्र को पार करते हुए वो एक अज्ञात द्वीप पर पहुंचा, और उसने उस क्षेत्र को नाम दिया रेड इंडियंस, जो बाद में जाकर के अमेरिगो और अमेरिका बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोलंबस के बाद अमेरिगो वेस्पुच्ची, जो पुनः स्पेन से अमेरिकी महाद्वीप पर गया, और उसी अमेरिगो के नाम पर उस क्षेत्र को अमेरिका और बाद में उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण खोज थी वो थी 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, जब अपने देश के शासक के सहयोग से पहली बार यूरोप से भारत जाने वाले नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला, और उसने यह कार्य 1498 में पूर्ण किया। 2 माह की कठिन समुद्री यात्रा के बाद वास्को डी गामा भारत के दक्षिणी तट कालीकट तट पर पहुंचा, जो किसी भी यूरोपीय देश के द्वारा समुद्री मार्ग से पहली बार आया हुआ जहाजी बेड़ा था। और वहीं पर रहते हुए पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की, जो शुरुआत थी। उस समय में अगर हम बात करें कि भारत में क्या चल रहा था, भारत में उस समय में लोधी साम्राज्य था, सल्तनत काल था, मध्यकाल था, परंतु अंग्रेजों ने उसका प्रारंभ, पुर्तगालियों ने अपने व्यापार का प्रारंभ दक्षिणी भारत से किया, जो सल्तनत काल से काफ़ी अलग था, दक्षिण में था। परंतु उस समय भारत में अगर हम पुर्तगालियों के सामने समस्याओं की बात करें तो राजनीतिक असंगठित क्षेत्र था, जिसकी और पुर्तगालियों के लिए सफल था इसलिए भी रही क्योंकि उन्होंने दक्षिणी भारत से व्यापारिक क्षेत्रों को प्रारंभ किया। तो सबसे पहले यूरोप महाद्वीप में वाणिज्यवादी विचारधाराओं का जन्म होना, उपनिवेशवादी विचारधाराओं को महत्व देना, उपनिवेशवाद के बाद यूरोपीय देशों में आर्थिक आवश्यकताओं की आवश्यकता पड़ना, ज़्यादा धन प्राप्ति की आवश्यकता पड़ना, और महाद्वीपों से पार जाकर के व्यापार करना, उसके लिए समुद्री मार्गों की खोज, और समुद्री मार्गों की खोज के साथ यूरोप से अमेरिकी महाद्वीप तक जाने वाले व्यापारिक मार्ग की खोज लगाई गई कोलंबस के द्वारा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था, जो यूरोप से सीधा पूर्वी एशियाई देश भारत और भारत से लगने वाले
तटीय क्षेत्रों तक व्यापार का एक सबसे बड़ा मार्ग था, क्योंकि यूरोपीय देश जो थे वो पूर्वी देश, यूरोप महाद्वीप पश्चिम में है, एशियाई देश या तटीय क्षेत्र जो है वो पूर्वी देश जिन्हें हम कहते हैं, तो उन्हीं पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए एक उपनिवेशवादी विचारधारा को महत्व दिया गया। आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता थी भारत और तटीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं उत्पादित हुआ करती थी, जैसे मसाले, रेशमी और सूती वस्त्र, औषधियाँ, रत्न, घोड़े, शराब की मांग, और मूल आवश्यकता थी कि उस समय में यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका था। उन्हें ऐसी चीज़ों की आवश्यकता थी जिससे वे स्वयं को आर्थिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बना सके। व्यापारिक कंपनियों का उद्देश्य क्या था? व्यापारिक कंपनियों का उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार किया जाए और यूरोपीय देशों में अपने अपने देश को आर्थिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनाया जाए, ताकि वे धन के द्वारा अपने राज्यों को संगठित कर सके। ये उस समय का सबसे बड़ी आर्थिक विचारधारा थी, जिसकी शुरुआत नए समुद्री मार्गों से प्रारंभ हुई। अगर हम भारत में यूरोपीय देशों के आगमन की बात करते हैं समुद्री मार्गों से, तो यूरोपीय देश समुद्र मार्ग से आए। शुरुआत वास्को डी गामा के द्वारा की गई और आवश्यकता यूरोपीय देशों की थी, परंतु भारत की आर्थिक संपन्नता और व्यापारिक सफलता की वजह से, व्यापारिक उपलब्धता की वजह से ये धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों में आना उन्होंने प्रारंभ किया, जिसकी शुरुआत 1498 से 1664 तक चली। इस क्रम में मैं पुनः बोलता हूँ, 1498 से 1664 के मध्य भारत में 4 प्रमुख यूरोपीय देश व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। 1498 में पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी, 1604 में डच, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में डच में हो चुकी थी, परंतु उन्हें भारत में व्यापारिक तैयारियों के साथ आने में 2 वर्ष लगे। इसके बाद 1608 में अंग्रेज आए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर, मैंने पहले भी बताया, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने वाली व्यापारिक कंपनियों को, सभी व्यापारिक कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था, क्योंकि वे ईस्ट दिशा की ओर व्यापार करना प्रारंभ कर रही थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच में हुई, 1602 में हुई, 1604 में वे भारत आए। 1600 के अंदर 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के 100 व्यापारियों के समूह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, परंतु भारत आते आते उन्हें 8 वर्ष लगे। 1608 में वे भारत आए और उसके बाद सबसे अंत में आए फ्रांस, 1664 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 4 यूरोपीय देश जो थे ये क्रमबद्ध रूप से भारत आए, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी, और इन चारों ही देशों का संबंध यूरोप से था। तो ये यूरोप के शक्तिशाली देश थे जिनका भारत में आगमन व्यापारिक उद्देश्य से आया, परंतु इनमें अंतर था। पुर्तगाल और डच जो प्रारंभिक समय में सबसे पहले आने वाले थे दोनों देश, इन्होंने अपना व्यापारिक क्षेत्र दक्षिणी भारत चुना। दोनों ही देश कालीकट के बंदरगाह पर आए, पहले पुर्तगाली आए फिर डच आए, परंतु अंग्रेजों ने अपने व्यापार की शुरुआत पश्चिमी भारत से की और वे सबसे पहले गुजरात के सूरत के बंदरगाह पर आए, जहां से उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत की, और बाद में फ्रांसीसियों ने भी अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए व्यापारिक मार्ग का अनुसरण करते हुए 1664 में फ्रांसीसी भारत आए। परंतु भारत के साथ व्यापार करना इतना सरल नहीं था। पुर्तगालियों और डचों के लिए यह व्यापारिक कार्य सरल रहा था, क्योंकि उस समय में दक्षिणी भारत तक सल्तनत काल, मुगल काल का नियंत्रण नहीं था। अंग्रेज और फ्रांसीसी जब भारत आए तब तक उत्तर भारत में मुगल शासक शक्तिशाली हो चुके थे और अंग्रेजों का आगमन जहांगीर के समय में हुआ, जिन्हें व्यापार करने के लिए मुगल शासकों से अनुमति लेनी पड़ती थी। परंतु आज के लिए इतना ही कि यूरोपीय देश जब भारत आए तो उनकी आवश्यकताएं क्या थी और उन्होंने अपनी शुरुआत कैसे की। धन्यवाद।